मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन कार्बोनिल यौगिक, जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का 12th ही चैप्टर, उसके रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल रिएक्शंस की। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, चाहे आप नीट परीक्षा में बैठ रहे हैं, चाहे आप आईआईटी की परीक्षा में बैठ रहे हैं, चाहे आप जेट की परीक्षा में, चाहे आप आईसीआर, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इवन दैट क्लास 12th के स्टूडेंट, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे फाइनली उससे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। 100% क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, तो कृपया इस टॉपिक को मिस मत कीजिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा। एक एक वर्ड आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या है टॉपिक के अंदर। तो एल्डिहाइड व कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 4 टाइप की रिएक्शंस हमको क्लियर करनी है। इस चैप्टर के अंदर 4 टाइप की रिएक्शन हमें क्लियर करनी है, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी को हम आज क्लियर करने वाले हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, यानी पहले तो नाभिक स्नेही का योग करना है, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, फिर विलोपन यानी कुछ ना कुछ निकालना है, एलिमिनेट करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तीसरी कैटेगरी जो हम इसमें पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण, अपचयन, हैलोजनीकरण, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हैलोजिनेशन। और चौथी कैटेगरी जो इसमें आएगी, अन्य अभिक्रियाएं, कुछ अदर रिएक्शंस होंगी जो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। अब आज हमारी चर्चा जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पर, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब देखिए, कोई भी योगात्मक अभिक्रिया जब होती है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बहुत बार बताया मैंने, जब भी आपने योग करना होता है तो हमेशा डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करना होता है। योग तभी हो सकता है जब अभिकारक में, रिएक्टेंट में डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। तो हम देखें तो कार्बोनिल समूह जो है, CO समूह जो है, उसमें C और O के बीच डबल बॉन्ड है, C और O के बीच डबल बॉन्ड है। और C और O में अगर हम विद्युत ऋणता देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, तो O की ज़्यादा है। तो O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच जाता है। तो O जो है वो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच जाता है, जिससे O पर ऋणावेश और C पर धनावेश आ जाता है। O पर ऋणावेश और C पर धनावेश आ जाता है, यानी O पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और C पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो C और O में से O की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो O पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच जाता है, जिससे O पर माइनस और C पर धनावेश, O पर माइनस और C पर प्लस, O पर ऋणावेश और C पर धनावेश आ जाता है। अब आप देखें, एक पर प्लस आ गया है, एक पर माइनस आ गया है। तो अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को, नाभिक स्नेही को अटैक करना है, नाभिक स्नेही यानी जिसको नाभिक से स्नेह है, अब नाभिक पर क्या आवेश होता है, प्लस, तो नाभिक स्नेही जो होगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा, वो माइनस आवेश वाला होगा। तो जिसको नाभिक से स्नेह है, यानी जो न्यूक्लियोफाइल है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो C पर अटैक करेगा, क्योंकि C पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का अटैक किस पर होगा, पॉजिटिव पर। और यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, क्योंकि उस पर पहले इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे E+ है, E+, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन से स्नेह होगा। अब देखो, हमारे पास भी जिस चीज़ की कमी होती है, हम उसी से स्नेह करते हैं, उसी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है,
तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव से, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से। तो नाभिक स्नेही नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है कार्बन पर और इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है ऑक्सीजन पर। तो यानी कुल मिला के आक्रमण दोनों का ही होना है, नाभिक स्नेही का भी और इलेक्ट्रॉन स्नेही का भी। ऐसा नहीं होता कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है तो केवल नाभिक स्नेही ही आक्रमण करेगा, आक्रमण दोनों ही करेंगे, नाभिक स्नेही भी और इलेक्ट्रॉन स्नेही भी। लेकिन जिसका आक्रमण पहले होगा उसी के आधार पर हम अभिक्रिया का नाम दे देते हैं। यदि नाभिक स्नेही का आक्रमण पहले होता है तो हम बोल देते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, और यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण पहले होता है तो हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। तो अब हम स्पष्टली देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया मतलब पहला योग नाभिक स्नेही का होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि पहला योग नाभिक स्नेही का ही क्यों होगा, उसको हम अब पूरी तरह क्लियर करेंगे कि क्या है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो एक बार फिर बता दूं, कार्बोनिल समूह CO समूह है, तो CO समूह में C पॉजिटिव होगा, O नेगेटिव होगा क्योंकि O की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही O पर आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही C पर आक्रमण करता है। लेकिन पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही से पहले नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। इसलिए कार्बोनिल यौगिकों की जो अभिक्रिया है वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है। अब हम इसको क्लियर करने वाले हैं कि नाभिक स्नेही का योग पहले क्यों होता है और फिर कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम क्या है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रियाशीलता का क्रम, जिससे क्वेश्चन आता है, तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। तो अब बात कर रहे हैं हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। स्टूडेंट्स, इसकी मैकेनिज्म हालांकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, इस चैप्टर के लेक्चर 2 के अंदर मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया था, लेकिन फिर एक बार इसकी मैकेनिज्म मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि कैसे नाभिक स्नेही का योग पहले होता है। तो कार्बोनिल समूह जो है वो CO समूह है, CO समूह, और CO समूह में नाभिक स्नेही का योग पहले कैसे होता है इसको स्पष्ट समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सारे क्लियर होने चाहिए कि O के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन बचे हैं, C के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो O जो है वो पीरियोडिक टेबल में 8 नंबर पर आता है, 8 एटॉमिक नंबर है उसका। तो जब उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो पहली शेल में हम, पहले कोश में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और बचे हुए 6 आएंगे दूसरे कोश में। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से पहले कोश में 2 और दूसरे में 6 का हम अगर हिसाब किताब लगाएं तो 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में चला गया और 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में चला गया। जो बाह्य कोश होता है उसके इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में जाते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस बंध में चला गया, 1 इस बंध में चला गया, 2 तो बंध बनाने में चले गए। तो 6 में से 2 बंध बनाने में चले गए, पीछे बचे 4। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ हमें फ्री दिखाने हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री हैं। अब कार्बन देखें तो कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर आता है। तो कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर आता है। 6 नंबर पर आता है तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितने बचेंगे, 4। पहले कोश में हम 2 ही भरते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो दूसरे में बचे 4। अब 4 का हिसाब किताब लगाना है अपने को। तो 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में चला गया, 1 इस बॉन्ड में चला गया, 1 इस बॉन्ड में चला गया और 1 इस बॉन्ड में चला गया। तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए हैं, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड बनाने में जा चुके हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास फ्री नहीं है, बाह्य कोश के चारों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में जा चुके हैं। अब C और O में से विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है, O की। तो जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है वो O खींच जाएगा। तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन O की ओर चले गए। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा है और 1 पाई है, और पाई बंद दुर्बल होता है
तो अधिक विद्युतऋणी परमाणु जो है O जो है वो पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच जाता है। तो जब O पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच जाएगा तो यहाँ दो की बजाय एक ही बॉन्ड रह जाएगा। अब O के इलेक्ट्रॉन देखें तो 4 तो पहले से ही फ्री पड़े थे O के पास, 1 2 3 4, तो 4 तो पहले से ही फ्री पड़े थे। और पाई बंध में आप देखें एक इलेक्ट्रॉन O का था, एक C का था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पाई बंध में थे, वो 2 पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गए। तो O पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो माइनस आवेश आ गया, और C पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्लस आवेश आ गया। क्लियर। तो C और O में से O की विद्युतऋणता अधिक होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो O की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे O पर ऋणावेश और C पर धनावेश आ जाता है। इस प्रकार कार्बोनिल यौगिक में 2 सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर, यानी जहां क्रिया होनी है, 2 सक्रिय केंद्र बन जाते हैं। कौन कौन से सक्रिय केंद्र हैं वो? एक तो धनावेशित कार्बन, और दूसरा ऋणावेशित ऑक्सीजन। ऋणावेशित ऑक्सीजन। धनावेशित कार्बन पर तो आक्रमण होता है किसका? नाभिक स्नेही का। और ऋणावेशित ऑक्सीजन पर आक्रमण होगा किसका? इलेक्ट्रॉन स्नेही का। अब फिर एक बार रिपीट कर दूं तो कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की विद्युतऋणता अधिक होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। इस प्रकार कार्बोनिल यौगिक में क्रिया करने के लिए 2 सक्रिय केंद्र, 2 एक्टिव सेंटर बन जाते हैं, एक धनावेशित कार्बन और दूसरा ऋणावेशित ऑक्सीजन। धनावेशित कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और ऋणावेशित ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है। अब पहला आक्रमण किसका होगा उसे फिर स्पष्ट करें हम कि पहला आक्रमण किसका होगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया है, तो पहला आक्रमण निश्चित रूप से नाभिक स्नेही का ही होने वाला है। लेकिन क्यों होने वाला है उसको हम देखें। तो अब यहाँ आ रहे हैं वापिस हम, तो O के इलेक्ट्रॉन गिने 1 2 3 4 5 6, और सहसंयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन O का है और एक इलेक्ट्रॉन C का है। सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं साझे के, एक इलेक्ट्रॉन O का है और एक C का है। तो इस प्रकार आप टोटल O के इलेक्ट्रॉन गिने, सहसंयोजक बंध पर C और O का बराबर अधिकार है। तो O के वापस गिने 2 2 4 2 6, 6 तो फ्री पड़े और 2 आगे सहसंयोजक बंध के। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये अष्टक युक्त हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, अष्टक युक्त है ये। अष्टक युक्त, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और अष्टक का नियम कहता है कि जिसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो पर्याप्त स्थायी है। तो अधिक स्थायी है। और हमारा सिद्धांत कहता है जो ज़्यादा स्थायी होगा वो कम क्रियाशील होगा, जो अधिक स्थायी होता है उसकी क्रियाशीलता कम होती है। आपको सिंपल सा उदाहरण दे देता हूँ। मान लो कोई धनाढ्य सेठ है, बहुत रुपए हैं उसके पास, तो वो पर्याप्त स्थायी है, तो वो काम नहीं करता, वो काम करने के लिए अपने नीचे वर्कर रखता है। क्यों वर्कर क्यों रखता है? क्योंकि वर्कर जो होते हैं वो कम स्थायी होते हैं, उनके पास इतना धन नहीं होता कि वो बैठकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो जो कम स्थायी होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। आप मजदूर को देख लें, सारा दिन मजदूरी करता है, क्यों? क्योंकि वो कम स्थायी है। कम स्थायी है तो वो ज़्यादा क्रियाशील है, और जो अधिक स्थायी होता है वो कम क्रियाशील होता है। क्लियर। अब कार्बन की ओर चलें तो कार्बन ने 3 सहसंयोजक बंध बना रखे हैं। तो सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन का, एक आगे जो भी परमाणु जुड़ा होगा। यहाँ मान लो H जुड़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन H का। इस प्रकार हर सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 सहसंयोजक बंधों में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कार्बन षष्टक युक्त 66, कार्बन का 66 कंप्लीट है।
कार्बन षष्टक युक्त है और अष्टक का नियम कहता है 8 होने चाहिए, जबकि इसके पास कितने हैं? 6 हैं, तो ये कम स्थायी है। कम स्थायी है तो हमारा सिद्धांत कहता है जो कम स्थायी है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो जो कम स्थायी है वो अधिक क्रियाशील होगा। इस आधार पर कार्बन की क्रियाशीलता ऑक्सीजन से ज़्यादा है। तो धनावेशित कार्बन ऑक्सीजन ऋणावेशित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए पहले क्रिया कार्बन करेगा तो आक्रमण किसका होगा? नाभिक स्नेही का। अतः यहाँ प्रथम आक्रमण फर्स्ट अटैक नाभिक स्नेही का होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ धनावेशित कार्बन की क्रियाशीलता ऋणावेशित ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा है, अतः कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेही आक्रमण कर देता है। और दूसरा आक्रमण जो होता है, सेकंड अटैक जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का होता है। तो इस आधार पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो दूसरा आक्रमण करता है ऑक्सीजन के ऊपर। अब आप देखिए ऑक्सीजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं। अब बंध बन गया तो बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ही यूज हुए हैं, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो 2 इलेक्ट्रॉनों से इनके बीच बंध बन गया। तो फ्री कितने बच गए ऑक्सीजन के पास? 4। तो इस आधार पर पहला आक्रमण किसका हुआ? नाभिक स्नेही का। अब अगर हमारे पास 12th के एग्जाम में प्रश्न आता है कि कार्बोनिल यौगिकों की अभिलक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, क्यों? तो उसे हमें पूरा क्लियर करना है कि कार्बोनिल यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध उपस्थित होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में अधिक होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ जाता है। अब इसको पूरा क्लियर करें। ऑक्सीजन ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन गिने, इसके नीचे लिख दें 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक युक्त अधिक स्थायी। कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिने षष्टक युक्त कम स्थायी। तो अधिक स्थायी है तो कम क्रियाशील, कम स्थायी है तो ज़्यादा क्रियाशील। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसके नीचे तो पूरा लिखना है हमारे को, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। लेकिन वर्णन करते टाइम कैसे करेंगे कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ जाता है। इस प्रकार कार्बोनिल यौगिक में क्रिया करने के लिए 2 सक्रिय केंद्र बन जाते हैं, एक धनावेशित कार्बन और दूसरा ऋणावेशित ऑक्सीजन। धनावेशित कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और ऋणावेशित ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है। परंतु यहाँ पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का होता है, क्योंकि धनावेशित कार्बन की क्रियाशीलता ऋणावेशित ऑक्सीजन से ज़्यादा है। धनावेशित कार्बन ऋणावेशित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, इसलिए प्रथम आक्रमण जो होगा वो धनावेशित कार्बन पर होगा, अर्थात पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का होगा। इसलिए कार्बोनिल यौगिकों की अभिलक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। और दूसरा आक्रमण इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा और योगोत्पाद प्राप्त होगा। ये पूरा योगोत्पाद प्राप्त होगा। अब एक बार प्रश्न आया था बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं। CO प्लस HCN ये दिया हुआ था, क्रिया विधि दीजिए। CO प्लस HCN क्रिया विधि दीजिए। तो कैसे देनी है? ये सेम चलोगे, जो मैकेनिज्म है वो यही है, ये सारा लिखोगे। जहां आप NU माइनस लिख रहे हैं वो नाभिक से नहीं, इसमें से निकालो। तो HCN में क्या है? H प्लस और CN माइनस। तो जहां आप NU माइनस लिख रहे हैं, NU माइनस नहीं लिखकर यहाँ CN माइनस लिख दें। क्लियर? NU माइनस नहीं लिखकर CN माइनस लिख दें। तो यहाँ NU की बजाय, न्यूक्लियोफाइल की बजाय यहाँ न्यूक्लियोफाइल दिया गया आपको CN, वहाँ CN लिखें। दूसरा आक्रमण E प्लस लिखने की बजाय यहाँ H प्लस लिखें, क्योंकि HCN का आक्रमण शो करना है। अब HCN में H प्लस है, CN माइनस है, यानी CN जो है वो नाभिक स्नेही है, H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब योग करेंगे, पहले CN माइनस का अटैक करेंगे, तो NU की जगह CN लिखें
और जहाँ ई प्लस लिखा है उसकी जगह एच प्लस लिखें, तो NU की जगह CN दें, ई प्लस की जगह H प्लस दें, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम साइनोहाइड्रिन के रूप में जानते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहाँ न्यूक्लियोफाइल की बजाय CN माइनस शो करना है और इलेक्ट्रोफाइल की बजाय H प्लस शो करना है। E प्लस की बजाय NU माइनस की जगह CN माइनस और E प्लस की जगह H प्लस शो करना है। तो ये थी पूरी मैकेनिज्म। अब इसमें क्रियाशीलता का क्रम क्या है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मेरे को एग्जाम्पल दिए गए, क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर मेरे को व्यवस्थित करने हैं। यौगिक दिए गए मेरे को, एक तो मान लो कीटोन दे दिया गया CH3 CO CH3 प्रोपेनोन। एक मेरे को दे दिया गया फॉर्मल्डिहाइड HCHO, और एक मेरे को दे दिया गया एसिटल्डिहाइड CH3CHO। अब मेरे को अरेंज करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेस पे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्रम हम कैसे निकालते हैं वो देखें। तो यहाँ क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता के क्रम को नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता के क्रम को दो कारक प्रभावित करते हैं। दो कारक हैं, कौन कौन से? एक तो प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। प्रेरणिक प्रभाव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। यहाँ हम प्लस आई की बात करेंगे। और दूसरा त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें आपको मैं छोटी सी बात बता दूं कि कैसे आप लोग क्रियाशीलता क्रम के आधार पर व्यवस्थित करेंगे। अब यहाँ देखें, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया हो रही है, CO समूह की अभिक्रिया हो रही है। C के साथ जितने छोटे समूह जुड़े होंगे, जितने छोटे समूह होंगे, क्योंकि आपको अरेंज करने के बेस पे आएगा। ये भी आपको समझा दूंगा कि ये कहानी क्या है, इसकी कहानी क्या है, लेकिन आपको आएगा अरेंज करने के बेस पे। रीजन पूछता है तो फिर आपको ये बताने पड़ेंगे, इसको भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन पहले अरेंज कैसे करना है वो देख लें। तो जितने ज़्यादा छोटे समूह होंगे CO में, यहाँ जितने ज़्यादा छोटे समूह लगे होंगे, क्रियाशीलता जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा छोटे समूह, क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी, क्रियाशीलता अधिक। छोटा समूह है तो क्रियाशीलता अधिक होगी। अब यहाँ आए आप लोग, इसमें देखें आप, यहाँ आपको दिख रहा है CH3, ये भी CH3, यहाँ दोनों मैथिल समूह लगे हैं, दो CH3 लगे हैं। यहाँ देखें H, दो H लगे हैं। यहाँ देखें एक मैथिल लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है, एक मैथिल लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है। अब आप बताएं किसमें छोटे समूह लगे हैं? छोटे समूह किसमें लगे? सबसे छोटे समूह। कॉमन सी बात है, जहाँ दोनों H लगे हैं वो दोनों छोटे हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील यही है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील। जितने ज़्यादा छोटे समूह होंगे उतनी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। तो कार्बोनिल समूह के साथ आपने सीधा अरेंज करने के बेस पे अगर आता है तो आप ये ध्यान रखें, जितना छोटा समूह लगा होगा क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो छोटा समूह किसमें? H में। H छोटे समूह है तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है मैथेनेल। अब दो बचे, इसमें दोनों CH3 लगे हैं कार्बोनिल समूह के साथ, इसमें CH3 और H लगा है। तो ये तो एक नंबर पे हो गया, ये तो फाइनल हो गया एक नंबर पे। अब इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। तो इन दोनों में से छोटा समूह किसके पास है? कीटोन के पास या एल्डिहाइड के पास? तो कॉमन सी बात है, यहाँ आपको दिख रहा है H, एल्डिहाइड छोटा समूह इसी के पास है, तो 2 नंबर पे ये क्रियाशील है और सबसे कम क्रियाशील कीटोन है। तो बहुत ही आसान तरीका है अरेंज करने का। तो अब हमने अरेंज कर दिया है, उस बेस पे आप क्रम अरेंज कर दें। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील HCHO मैथेनेल,
उससे कम क्रियाशील CH3CHO एथेनेल, उससे कम क्रियाशील CH3COCH3 कीटोन। तो ये क्रियाशीलता का क्रम बन गया। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि क्रियाशीलता का क्रम क्या है, आपको यौगिक दे देगा और क्रियाशीलता के क्रम के आधार पर व्यवस्थित कराएगा। तो आपने यही देखना है, छोटा समूह जहाँ जुड़ा होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। अब क्वेश्चन आता है, इसमें दोनों कारक मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि दोनों कारक कैसे हैं। यहाँ प्रश्न आता है हमारे पास, एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं, या एल्डिहाइड की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कीटोन की तुलना में आसानी से होती है, क्यों? या तो अरेंज करने के बेस पे आएगा, जितने मर्जी यौगिक दे दें, आपने यही देखना है छोटा समूह क्यों। अब इसमें हमारे को दोनों कारक बताने पड़ेंगे। एल्डिहाइड जो है वो कीटोन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं, एक प्रेरणिक प्रभाव और दूसरा त्रिविम बाधा कारक। अब दोनों कारक हम क्रिया करें स्पष्ट करेंगे तो समझे कैसे एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील है। एल्डिहाइड हो गया CHO, तो CHO एल्डिहाइड हो गया। यहाँ मान लो कोई भी एल्किल समूह, जैसे मैथिल ही मान लूँ मैं CH3, और वही बात क्लियर कर रहा हूँ, CH3CHO इससे क्यों ज़्यादा क्रियाशील है। कीटोन का मैंने एग्जांपल ले लिया CH3COCH3, ये कीटोन हो गया। अब आप देखें, जो मैथिल समूह होता है, जो एल्किल समूह होता है, पहला कारक है हमारे पास प्रेरणिक प्रभाव। प्रथम कारक हमने क्लियर करना है प्रेरणिक प्रभाव। प्लस I प्रभाव। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि CO समूह है, C पर प्लस आ गया, O पर माइनस आ गया। नाभिक स्नेही का आक्रमण किस पर हुआ? C पर। तो यानी C पर अगर प्लस की धनावेश का घनत्व ज़्यादा होगा तो नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण करेगा। मान लो दो कार्बोनिल समूह हैं, ये दो कार्बोनिल समूह हैं सपोज, इस पर तो प्लस का घनत्व ज़्यादा है और इस पर प्लस का घनत्व कम है। फ़र्क दिखाया मैंने, यहाँ देखे मैंने जो डेल्टा लगाया है वो बड़ा लगाया है। यहाँ प्लस का घनत्व ज़्यादा है, यहाँ प्लस का घनत्व कम है। अब नाभिक स्नेही को आक्रमण करना है, माइनस को आक्रमण करना है प्लस पे, तो वो किस प्लस पे आक्रमण करेगा? जहाँ प्लस की तीव्रता ज़्यादा है या जहाँ प्लस की तीव्रता कम है? कॉमन सी बात है, माइनस वहीं आक्रमण करेगा जहाँ प्लस की तीव्रता ज़्यादा है। तो प्रेरणिक प्रभाव यही काम करता है, जितना ज़्यादा प्लस I प्रभाव होता है वो धनावेश की तीव्रता को उतना ही कम कर देता है। कैसे देखें आप लोग, मैथिल समूह का प्लस I प्रभाव होता है, एल्किल समूह का, जितने भी एल्किल समूह होते हैं उनका प्लस I प्रभाव होता है। तो यहाँ प्लस I प्रभाव वाला एक समूह लगा है, यहाँ प्लस I प्रभाव वाले दो समूह लगे हैं। अब ये क्या करते हैं, देखो C और O में से O की विद्युत ऋणता ज़्यादा थी, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन O की ओर गए थे, O पर माइनस आया था, C पर प्लस आया था। ऐसे यहाँ भी O पर माइनस आया था, C पर प्लस आया था। अब प्लस I प्रभाव क्या होता है? प्लस I प्रभाव के कारण ये जो एल्किल समूह होते हैं ये इलेक्ट्रॉन देते हैं अगले परमाणु को, तो ये मैथिल जो होगा वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे ये वाला मैथिल इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला मैथिल भी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो जैसे जैसे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे वैसे वैसे इस पर प्लस घटता जाएगा। क्योंकि प्लस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब मैथिल समूह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का प्लस I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण धनावेशित कार्बन की ओर करता है, जिससे धनावेशित कार्बन पर धनावेश की तीव्रता में कमी आती है। डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वो कम हो जाती है। तो यहाँ
एक प्लस आई प्रभाव है या दो समूहों का प्लस आई प्रभाव है तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देते हैं, जिससे धनावेश की तीव्रता में अधिक कमी आती है। धनावेश की तीव्रता में अधिक कमी आती है तो नाभिक स्नेही का आक्रमण जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। अतः जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे क्रियाशीलता घटती है। क्लियर? क्योंकि प्लस आई प्रभाव बढ़ने के कारण जो प्लस आई प्रभाव वाले समूह हैं वो धनावेशित कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे वो धनावेश की तीव्रता को कम कर देते हैं। तो धनावेश की तीव्रता कम होते ही नाभिक स्नेही का आक्रमण जो होगा वो आसानी से नहीं हो पाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कोई भी प्लस आई प्रभाव वाला समूह नहीं है, ना तो ये ना ये। तो इस पर जितना प्लस था उतना ही प्लस रहता है। अब इसमें एक प्लस आई प्रभाव वाला समूह है तो यहाँ धनावेश की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। अब इस पे दो प्लस आई प्रभाव वाले समूह हैं तो यहाँ धनावेश की तीव्रता बहुत कम हो जाती है। तो धनावेश जितना ज़्यादा होगा नाभिक स्नेही उतनी ही आसानी से आक्रमण करेगा। तो जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता है क्रियाशीलता घटती है। क्लियर? दूसरा कारक है त्रिविम बाधा कारक। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। नाभिक स्नेही ने आक्रमण करना है किस पर? इस कार्बन पर, इस कार्बन पर। तो इसके साथ जब छोटे समूह जुड़े होंगे तो नाभिक स्नेही के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण कर जाएगा वहाँ। क्लियर? क्योंकि छोटा समूह है तो नाभिक स्नेही के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, नाभिक स्नेही आसानी से आक्रमण कर देगा। लेकिन वहीं अगर बड़ा समूह होता, सपोज बड़ा समूह होता, अब नाभिक स्नेही को आक्रमण करना होता तो वो नाभिक स्नेही के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता, जिससे नाभिक स्नेही का आक्रमण मुश्किल हो जाता। तो कुल मिला के समूह जितना बड़ा होता है, कार्बोनिल यौगिक के साथ जितना बड़ा समूह जुड़ा होता है, कार्बोनिल यौगिक के कार्बन परमाणु के साथ जितना बड़ा समूह जुड़ा होता है वो त्रिविम बाधा उतनी ही ज़्यादा उत्पन्न करता है, जिससे नाभिक स्नेही का कार्बन पर आक्रमण मुश्किल हो जाता है। और जितना छोटा समूह होता है वो त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करता और नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से हो जाता है। अतः छोटे समूह युक्त कार्बोनिल यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं। तो यही मैंने आपको बताया था, छोटा समूह जितना ज़्यादा होगा क्रियाशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि छोटा समूह है तो वो त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, जिससे नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा समूह है तो वो त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे नाभिक स्नेही का आक्रमण जो होगा वो आसानी से नहीं हो पाएगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो आपको दो कीटोन ही दे दिए जाएं। जैसे एक तो ये दे दिया गया CH3COCH3, ये कीटोन दे दिया गया, और एक कीटोन दे दिया जाए CH3CO C2H5। अब आपसे पूछ ले जाए कौन अधिक क्रियाशील है। तो एक तो प्रोपेनॉन दे दिया गया 3 कार्बन वाला, एक 4 वाला ब्यूटेनॉन दे दिया गया। अब आपसे पूछ लिया गया कौन ज़्यादा क्रियाशील है। तो अब आप सोच सकते हैं कौन ज़्यादा क्रियाशील है। यहाँ कार्बोनिल समूह के साथ 2 CH3 लगे हैं, यहाँ कार्बोनिल समूह के साथ एक CH3 और एक C2H5 लगा है। तो अब आप बता सकते हैं कौन ज़्यादा क्रियाशील है, प्रोपेनॉन या ब्यूटेनॉन। ओबियसली प्रोपेनॉन ज़्यादा क्रियाशील है, क्योंकि प्रोपेनॉन में जुड़े 2 मैथिल समूहों का आकार छोटा है, जबकि ब्यूटेनॉन में एक एथिल समूह जुड़ा है जो कि मैथिल की तुलना में बड़ा आकार रखता है। अतः ब्यूटेनॉन त्रिविम बाधा ज़्यादा उत्पन्न करेगा। त्रिविम बाधा जितनी ज़्यादा होगी क्रियाशीलता उतनी ही कम हो जाएगी। तो इस प्रकार समूह के आकार के आधार पर आप बड़े आसानी से क्रियाशीलता का क्रम को बता सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ, रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ। धन्यवाद।